हेलो एवरीवन, मैं मनीष शाहन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SA कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज से सर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैं इसमें शुरू कर रहा हूं वो है थियोरी ऑफ डिमांड। ये आज हमारा थियोरी ऑफ डिमांड का पार्ट नंबर 1 है। इसके आगे भी और बहुत सारे पार्ट्स में लेके आता रहूंगा। तो चलिए सर, विदाउट एनी मच डिले लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो सर हम लोग शुरू कर रहे हैं डिमांड। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है सर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमें डिमांड का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। तो डिमांड का मतलब होता क्या है? डिमांड फॉर एनी कमोडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब क्या होता है? आप जो उस कमोडिटी को, किसी भी कमोडिटी को कितना खरीदते हो, कितना अमाउंट में आप उस परचेज करते हो, किसी भी कमोडिटी को, कोई से भी प्रोडक्ट को। जैसे हम एग्जांपल कह सकते हैं एप्पल। अगर मैं आपको कहता हूं कि एप्पल आप कितना खरीदते हो, सपोज मैंने कहा कि जब 50 रुपीज पर केजी का एप्पल था तो आपने कितना केजी एप्पल खरीदा? आपने कहा सर हमने 5 केजी एप्पल खरीदा। तो ये 5 केजी डिमांड होती है कि आप कितना एप्पल परचेज करते हो। ठीक है, आपने कितना एप्पल परचेज किया है। जब उस कमोडिटी का एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप उस कमोडिटी को कितना परचेज करते हो, कितना अमाउंट परचेज करते हो, दैट इज द डिमांड। अब जो मैंने बोला उसको एक बारी को लाइंस को रीड कर लेते हैं। उसने बोला डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है आप कितना अमाउंट खरीदते हो उस कमोडिटी का, दैट विल बी परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस 50 एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर समय में आप उस कमोडिटी को कितना परचेज करते हो, दैट इज द डिमांड। ठीक है, तो सर ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक छोटा सा सवाल और आता है, वो ये आता है क्या डिजायर और डिमांड में भी कुछ डिफरेंस होता है? हमने कहा हाँ, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है। इसका क्या डिफरेंस होता है? हम कह रहे हैं कि सर डिजायर का क्या मतलब होता है और डिमांड का क्या मतलब होता है। डिजायर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पहले सुना होगा इच्छा, कुछ ऐसी बात कहता है वो कि सर हमारी इच्छा क्या है, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, काइंड ऑफ हम इसको हिंदी में आज तक ये समझता है सर ये हमारा डिजायर होता है। ठीक है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सपोज एक पर्सन है, एक व्यक्ति है ए, कोई होगा, और ये पर्सन क्या है, ये हम मान लेते हैं सर ये है बैगर। ओके, ये बैगर है। अच्छा, ये बैगर है तो ये पता है क्या कह रहा है? काश मेरे पास कार होती। भिखारी है ये, वो ये कह रहा है काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास घर होता। मैं कहना चाहता हूं ये इसकी डिजायर है या इसकी डिमांड है? अगर आप समझ पा रहे हैं थोड़ी सी बात, अगर हम कहें कि क्या ये इसकी डिजायर है या फिर ये इसकी डिमांड है, मैंने कहा सर ये इसकी डिजायर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसको मैं डिजायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही अगर इसके पास, ये तो सिर्फ इसने एक तरह से इच्छा ही तो करी है कि काश मेरे पास ऐसा होता, लेकिन जैसे ही मैं इस कार को और घर को खरीदने के लिए इसको मैं पैसे दे दूं, एबिलिटी टू परचेज, मैं इसको केपेबल बना देता हूं कि अब ये इस सामान को खरीद सकता है। जैसे ही इसके साथ ये 2 चीजें ऐड कर दी जाती हैं, एक एबिलिटी टू परचेज और दूसरा विलिंगनेस टू परचेज, जैसे ही मैं ये दोनों चीजें ऐड कर देता हूं डिजायर में, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डिमांड में। जैसे ही हम ये दोनों चीजें ऐड कर देते हैं डिजायर में, देखिए अब उस भिखारी के पास, उसने कहा कि सर मैं ना कार खरीदना चाहता हूं, घर खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा ये डिजायर है तेरी, ये डिमांड नहीं है, इसे तू डिमांड नहीं कह सकता। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए, विलिंगनेस तो थी उसकी, विलिंगनेस मतलब जो उसकी मन से इच्छा है, खरीदना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए, जैसे ही उसको पैसे आ चुके हैं, अब वो क्या कह सकता है? मैं कार और घर की डिमांड करता हूं। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि सर डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर में आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस इंक्लूडेड नहीं होती है। आपकी बस एक तरीके से अभी मन की इच्छा है कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, मैं घर खरीदना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को खरीदने के लिए कैपेबल हो जाते
हो। कैपेबल किस सेंस में, आपके पास पैसा आ गया, नाउ यू आर एबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, वेयर एज उसके साथ साथ आप विलिंगनेस भी हो गए हो, आपकी इच्छा तो थी। और अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी इच्छा नहीं होती है खरीदने के, पैसा है पर खरीदना नहीं चाहते हैं, उनको मैं डिमांड नहीं कह सकता। तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, व्हेन desire is backed by ability and willingness to purchase, या when desire is supported by these two। जैसे ही डिजायर हमारा इन दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे ही डिजायर में ये दोनों सपोर्ट हो जाता है, जैसे ही डिजायर में ये दोनों चीजें ऐड हो जाती है, एकदम से हम उसको डिमांड कह देते हैं। अब मैं इस भिखारी की अगर बात करूं, बैगर की बात करूं, तो अब मैं बैगर के लिए क्या कहूंगा, उसने कहा कि सर मैं कार खरीदना चाहता हूं, घर खरीदना चाहता हूं, उसके बाद पैसे भी हैं और इच्छा भी है खरीदने की। अब मैं ऐसे कह दूंगा भाई ये तेरी डिजायर नहीं है, आज से ये तेरी डिमांड बन चुकी है। तो ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आता है हमारा डिजायर और डिमांड के बीच में, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक मीनिंग छोटा सा डिमांड का कंप्लीट। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। सर सबसे पहले ना हमें पढ़ना कैसे है ये भी समझ में आना चाहिए। पहले तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन या हेडिंग का मीनिंग पता चले, तभी जाके आप नीचे के पॉइंट्स को समझ पाओगे। फिर नीचे के पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को मैं हेडिंग के साथ कोरिलेट करके बताऊंगा, फिर आप देखना कि सर सेटिस्फैक्टरी हो रहा है पॉइंट या नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, जिसे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड भी बोला है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। मतलब कहने का मतलब यह है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। जैसे अभी मैं पॉइंट्स बोलूंगा, एक एक करके हम पॉइंट्स देखेंगे। अगर उन पॉइंट्स में, जैसे पहला हमने बोला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो क्या प्राइस के ऊपर कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है या नहीं, वो हमें देखना है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो ये कहते हैं कि अगर इन पॉइंट्स में चेंज आया तो क्या डिमांड में भी चेंज आएगा या नहीं आएगा। सिंपली से पॉइंट ये आ जाता है, इसने बोला दीज आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट या दैट वुड गोइंग टू बी अफेक्ट, अगर इन पॉइंट्स में चेंज आ जाएगा तो डिमांड में भी सर चेंज आने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बहुत सिंपल सी बात है, क्या प्राइस और डिमांड एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं? क्या प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में भी चेंज आता है? हमने कहा बिल्कुल। अगर कोई कमोडिटी महंगी होती है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होता है तो सर हम उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं नॉर्मली, और अगर कोई कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं तो हम उस कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। ये है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है, प्राइसेस बढ़ता है, जैसे ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ा वैसे ही उसी कमोडिटी की डिमांड कम होने लग जाती है। लोग कहते हैं यार इतना महंगा है कौन खरीदेगा, जिस वजह से वो लोग उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। वेयर एज जैसे ही उस कमोडिटी के प्राइसेस रिड्यूस होते हैं, एकदम से लोग उस कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं कि अब तो सस्ता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इसे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो सर अब हमारी हेडिंग क्या थी, मैं हर पॉइंट के साथ हेडिंग को कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। हेडिंग क्या थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। क्या प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में भी चेंज आया है क्या? जी हां सर। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें दोनों वेरिएबल में अपोजिट चेंज आ रहा होता है, मतलब एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा। दूसरी तरफ इसको एक और नाम से भी बोल सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चेंज या नेगेटिव रिलेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पहला वाला पॉइंट हो जाता है हमारा इसके साथ कंप्लीट। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जरा हमें थोड़ा आराम से और थोड़ा ध्यान से समझना है, वो क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकेंड पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम क्या है सर, जरा इसके बारे में भी तो बात कर ले। क्या अब हेडिंग के साथ फिर रिलेट करते हैं, क्या कंज्यूमर की इनकम कमोडिटी के डिमांड में फर्क ला सकती है?
अगर किसी पर्सन की इनकम के ऊपर डिमांड डिपेंड कर सकती है, हमने कहा बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है, इसको समझने के लिए हम जरा एक पहले क्या कर लेते हैं। हमने कहा कि सर दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर जब भी आएगा तो हम सर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। पहला पार्ट नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है, और दूसरा आता है हमारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के साथ सर कैसा रिलेशनशिप इनका एग्जिस्ट करता है। चलिए सबसे पहले तो सर हम लोग इंफीरियर गुड्स के थ्रू बात करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है। इंफीरियर सर नाम से ही आ रहा है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब एक तो होता है सर सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक होता है इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन से हो गए सर, जो बहुत ज्यादा हाई वाली क्वालिटी के गुड्स नहीं है, ठीक है, अच्छे गुड्स नहीं है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो अब पॉइंट यह आया, जब कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होती है, जब कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो क्या वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्या वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। हमने कहा सर वो डिमांड को रिड्यूस कर देगा। ऐसा क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब किसी पर्सन की इनकम ज्यादा होती है तो सर वो घटिया या इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स की तरफ क्यों जाएगा, वो डिमांड बढ़ाएगा। लेकिन किसकी? सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स की बढ़ा सकता है, किसी और गुड्स की बढ़ा सकता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड को वो नहीं बढ़ाएगा जैसी उसकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर उसकी इनकम सर रिड्यूस हो जाती है तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिस वजह से उसको इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स की, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करना पड़ता है। तो इंफीरियर गुड्स की अगर हम बात करें तो इंफीरियर गुड्स हमने कहा कि सर जैसी ही इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर उसकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो सर वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। ओके, फिर आते हैं सर हमारे नॉर्मल गुड्स। ओके, अब नॉर्मल गुड्स का क्या मतलब होता है? देखो, एक तो इंफीरियर गुड्स हो गया, उसके अलावा जितने भी गुड्स हैं वो नॉर्मल गुड्स हो गए। जैसे आप किसी चीज का भी खाने पीने के सामान का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर सर आप चेयर, पेन, कॉपी, किसी चीज का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उसने उसको बोला नॉर्मल गुड्स। खाने पीने के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं हम लोग नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग यहां पे चले, अगर मैं ही हूं, चलिए मेरी इनकम अगर हम कह लेते हैं इनकम सर इंक्रीज हो जाती है, 50,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है, तो क्या मैं गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर दूंगा या डिक्रीज कर दूंगा? जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने क्या कहा, मैंने नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज कर दी है। नॉर्मल गुड्स मतलब नॉर्मली जो आपके अदर देन इंफीरियर गुड्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ी वैसे ही मैंने नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा दी। जैसे ही मेरी इनकम घटी मैंने सर उसकी डिमांड भी रिड्यूस कर दी है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हमारा नॉर्मल गुड्स। तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, फिर पॉइंट को हेडिंग के साथ रिलेट करते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, क्या इनकम की वजह से डिमांड में फर्क आया? हमने कहा बिल्कुल। लेकिन अगर नॉर्मल गुड्स है तो सर पॉजिटिव चेंज था, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मतलब जब आपका एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा हो, इसे या फिर हम लोग दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसी इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ा दी, इनकम घटी डिमांड भी घटा दी। लेकिन इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है उसने कहा मैं इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स थोड़ा खाऊंगा या इंफीरियर गुड्स क्वालिटी के गुड्स थोड़ा कंज्यूम करूंगा, तो वो डिमांड उसकी रिड्यूस कर देता है। वेयरएज जैसे ही उसकी इनकम रिड्यूस होती है वो डिमांड उन कमोडिटी की इंक्रीज कर देता है। तो सर इसके साथ होते हैं हमारे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कंप्लीट, और इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ऊपर वाली हेडिंग के साथ रिलेट कर भी सकते हैं, जो मैंने अभी करके बता दिया आपको। चलिए अब हमारा आता है सर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या कहा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ओके, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मतलब देखो नाम से आ रहा, प्राइस किन चीजों का, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से हो गए सर, जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। रिलेटेड गुड्स वो अलग है जो एक दूसरे के साथ, जिन कमोडिटीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसको सर दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की।
ठीक है, सबसे पहले सर इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता क्या है। मैं अगर आपको इंग्लिश में बोलूं तो मीनिंग क्या होता है, देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर बट शुड गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चलिए, अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो वाले गुड्स होते हैं सर जो एक दूसरे की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर सपोज एक कमोडिटी अवेलेबल नहीं थी तो उसकी जगह आपने दूसरी कमोडिटी यूज कर ली, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड पता है क्या आता है, की लाइन क्या आती है, बट बोथ द गुड्स शुड गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दोनों गुड्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना चाहिए, तभी जाके मैं गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल क्या बताता हूं, जैसे सपोज आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्रिकेट में अराउंड 11 प्लेयर्स, प्लेइंग 11 होते हैं जो ग्राउंड में खेलते हैं, 11 जने। ठीक है, अगर किसी के चोट लग जाती है तो दूसरे प्लेयर को बुलाया जाता है उसकी जगह, उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सर ये हो गया सब्स्टिट्यूट प्लेयर। अब आगे की डेफिनेशन बोले, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जिनको आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जी सर, बिल्कुल। अगर सपोज धोनी को क्रिकेट खेलते हुए, कीपिंग करते हुए चोट लग गई है तो सर दूसरे कीपर को बुला लिया जा सकता है अगर वो मतलब टोटल प्लेयर्स में था तो। ठीक है, हमने कहा कि सर उसको हमने बुला लिया और वो धोनी की जगह उसने कीपिंग करना शुरू कर दिया, कीपिंग करना उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, तो क्या वो दोनों एक दूसरे की जगह यूज करे जा सकते हैं? बिल्कुल सर, यूज करे जा सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, बट शुड गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर दोनों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि अगर किसी प्लेयर के चोट लग गई थी, क्रिकेट प्लेयर के, तो मैं उसकी जगह फुटबॉलर को बुला के नहीं कह सकता कि तू फील्डिंग कर ले भाई। अगर वो ऐसा करने लग गया तो बॉल कहीं उसके पास आ रही, वो हाथ से तो पकड़ नहीं रहा सर, वो उस पर लात मार रहा है। ठीक है, मेरा कहने का सीधा सा मतलब है सर दोनों के दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करे जा सकते हैं और दैट शुड गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम बनाएं तो इसका एग्जांपल क्या है सर, टी एंड कॉफी। टी और कॉफी सर इसका एग्जाम्पल बनता है। ओके, क्या टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं? जी हाँ सर। अच्छा, मैं पहली एक चीज बता दूं आप लोगों को, कहीं ये मत सोचने लग जाना यार कि मैं तो सिर्फ टी ही पीता हूं, मैं तो कॉफी पीता ही नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है कॉफी, या मैं तो सिर्फ कॉफी पीता हूं, मैं तो टी नहीं पसंद मुझे। मैं अभी ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिसने एक चीज के लिए कोई टेस्ट जनरेट कर रखा हो। अभी हम उस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं यहां मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा हूं जनरल, कि जनरली टी या कॉफी। आपने बोला कि सर चाय पिएगा भाई, मैंने कहा चाय नहीं यार, चाय नहीं पीता भाई, मैं कॉफी पीऊंगा। तो उसने कहा ठीक है कॉफी पी ले। अच्छा, चाय पिएगा या कॉफी पिएगा, दोनों में से क्या पिएगा? उसने कहा कोई भी लेके आ जाए यार। तो क्यों ऐसा बोला उसने कि कुछ भी लेके आ जाए? इसका मतलब यह है कि हम कह रहे हैं कि सर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं एंड दे बोथ गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, मैं तो पीता नहीं है चाय कॉफी, अब जो लोग पीते हैं वो लोग इस चीज को शायद चेक कर सकते हैं, चाय या कॉफी पी के उनको क्या एनर्जी मिलती है, जो भी उनको मिलता है, दोनों से मैं ये कह सकता हूं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। दैट इज व्हाई हम इनको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यदि अगर प्राइस टी का चेंज हो गया, मतलब अगर टी का प्राइस, चाय का प्राइस महंगा हो जाता है तो कॉफी की डिमांड में क्या चेंज आएगा? पहला सवाल ये आया हमारा, जैसे ही मैं कहता हूं टी महंगी हो गई, तो पता है जो लोग जनरल थे जिन्होंने कहा या तो टी मिल जाए या कॉफी मिल जाए, वो पता है कहां चले एकदम से शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही उनको पता चला अरे टी तो बड़ी महंगी हो गई, वो लोग एकदम से कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कॉफी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल कहता हूं, आप गए किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने मेन्यू देख रहे थे, तो मेन्यू में आपने देखा चाय का प्राइस था 30 रुपए सपोज, और कॉफी 10 रुपए की थी। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप क्या पीना पसंद करोगे? आपने कहा सर हम तो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर चाय का प्राइस महंगा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, जैसे ही चाय का प्राइस महंगा हुआ, टी का प्राइस ज्यादा हो गया, लोग सर एकदम से शिफ्ट होकर कॉफी की डिमांड इंक्रीज करने लग जाएंगे। ओके, दूसरी तरफ जैसे ही चाय का प्राइस कम हुआ,
लोग सर एक, अब देखो चाय का प्राइस कम हुआ तो क्या पता लोगों को अब क्या लगने लग जाएगा, लोग कह रहे हैं अरे सर चाय सस्ती है कंपैरेटिवली टू द कॉफी, दैट्स व्हाई दे विल गोइंग टू रिड्यूस द डिमांड फॉर द कॉफी। इसी वजह से वो क्या कर देंगे सर, कॉफी की डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। जैसे ही टी का प्राइस कम हुआ वो लोग एकदम से सर कॉफी से शिफ्ट होकर दोबारा टी में आ जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। अगेन ये क्या हो जाता है हमारा, ये इन दोनों के बीच में सर डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो वाले गुड्स होते हैं, पहले एक बारी को फिर इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। ओके, साइमल्टेनियसली का मतलब हमने कहा कि सर वो एक दूसरे के साथ साथ ही कंज्यूम होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा बेकार है और दूसरे के बिना पहला वाला बेकार है। कहने का मतलब है सर दोनों को अगर आपको मतलब कंज्यूम करना है तो दोनों को साथ ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल अगर कहें तो हमने कहा कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल, तो कार और पेट्रोल क्या ये एक दूसरे के साथ साथ कंज्यूम करे जाते हैं? जी हां सर, बिना पेट्रोल के कार वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये मत कहने लग जाना कि सीएनजी वगैरह, मैं भी नॉर्मल फ्यूल की बात कर रहा हूं। गाड़ी चलाने के लिए कोई सी भी गाड़ी हो कि हमारी पेट्रोल की नहीं हमारी तो डीजल की है, ये सब नहीं। गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की तो जरूरत पड़ती है, चाहे कार हो व्हीकल, कोई सी भी व्हीकल हो, उसको सब फ्यूल तो चाहिए होगा ना। तो हम यहाँ फ्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं पेट्रोल। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कार चलानी है तो आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और अगर पेट्रोल है मतलब पेट्रोल का और किस चीजों में नॉर्मली आप इस्तेमाल करोगे? जनरल पब्लिक तो सर इसका इसी में इस्तेमाल करती है ना ज्यादातर कार के लिए। तो उसने यही हमें कहा कि अगर कार चलानी है तो अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपको क्या लगता है पेट्रोल की डिमांड में क्या फर्क होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए और इकोनॉमिक्स समझते हुए एक चीज ध्यान रखो, इसकी ना चेन बनाया करो। अब मैं चेन बनाना सिखाता हूं। चेन की क्या बात हुई, हमने कहा कार के प्राइसेस महंगे हो गए। सर आप दिमाग में सोचते रहो कार के प्राइसेस महंगे हुए, इसका मतलब क्या हो गया? लोग कार को कम खरीदेंगे। जी बिल्कुल, जब लोग कार को कम खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहा सर पेट्रोल की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही आपने कार की परचेज रिड्यूस करी तो पेट्रोल की डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, जैसे ही कार महंगी होती है एकदम से सब पेट्रोल की डिमांड रिड्यूस हो जाती है। वेयरएस जैसे ही कार या कोई भी व्हीकल की बात हो रही है उसका प्राइस सस्ता हो जाता है, एकदम से सर इसकी पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल की डिमांड रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कार खरीदेंगे कहां, जब कार नहीं खरीदेंगे तो सब पेट्रोल यूज ही किस लिए होगा। ठीक है, अच्छा और चीजों के लिए भी पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं क्योंकि डिमांड आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। ठीक है, वेयरएज अगर कार के प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सर लोग ज्यादा कार खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 3, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। क्या हमारा पॉइंट नंबर 3 हमारी हेडिंग के साथ रिलेट कर पा रहा है? जी हां सर, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, आप इसकी नोटिंग कर सकते हैं, नोटिंग कर लेना, वीडियो पॉज करके आप आराम से इसकी नोटिंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे आपके रिवीजन के लिए काफी काम आ जाएंगे। फिर अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ने हमें क्या बताया? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, यहां क्या बात आई कि सर कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है किसी कमोडिटी के लिए एक टेस्ट जनरेट कर लेते हैं, मतलब और कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग उसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था चाय या कॉफी वाली बात, तो मैं कहना चाह रहा हूं कुछ लोग ऐसा होता है ना, मैं तो चाय ही पीता हूं। क्यों? उसने उस कमोडिटी के लिए टेस्ट जनरेट कर लिया है और उसने कहा प्रेफर वो हमेशा चाय को ही करता है। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी कंज्यूमर ने किसी कमोडिटी के लिए कोई टेस्ट जनरेट कर लिया है, ठीक है, अगर कोई कमोडिटी के लिए वो टेस्ट जनरेट कर लेता है तो वो क्या कह रहा है, अगर कहने का मतलब अगर फेवरेबल टेस्ट जनरेट कर लेता है, मैं तो इसको कंज्यूम करता हूं,
तो वो डिमांड उस कमोडिटी की ज्यादा करेगा। वेयर एज अगर किसी कंज्यूमर ने किसी कमोडिटी के लिए टेस्ट जनरेट नहीं कर रखा, अनफेवरेबल टेस्ट है या प्रेफर नहीं करता वो, तो वो कहता है कि सर मैं उस कमोडिटी की डिमांड को कम ही करूंगा। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नॉर्मली डिपेंड हमारा करता है, अगर हम कहें तो सोशल कस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हैबिट ऑफ अ पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर डिपेंड करता है, देन जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई फैशनेबल प्रोडक्ट है, अगर हम कहें कि सर आजकल मतलब वो फैशनेबल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अगर आप जीन्स की बात करेंगे, हम कह रहे हैं जीन्स जो है सर अब मतलब स्किनी एक जीन्स आती है, मतलब बिल्कुल टाइट टाइप की, ठीक है, और पहले कौन सी आती थी सर, वो बेल बॉटम आती थी जिसका ना नीचे से काफी ज्यादा बड़ा वो चौड़ा से होती थी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अब आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे, आप किस प्रोडक्ट को खरीदोगे सर, जो आजकल फैशन में होगी, आपने उस प्रोडक्ट के लिए टेस्ट और आप उस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हो। कहने का सीधा सा मतलब यह है, अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए फेवरेबल टेस्ट जनरेट कर लेता है, उसके फायदे के मतलब उसको पसंद वाला टेस्ट उसने जनरेट कर रखा है, दैट मींस ही विल गोइंग टू परचेज दैट कमोडिटी। वेयर एज अगर कोई कंज्यूमर ने सर उस किसी कमोडिटी के लिए फेवरेबल टेस्ट जनरेट नहीं कर रखा, तो शायद सर वो उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर देगा, शायद क्या नॉर्मली वो डिमांड को रिड्यूस ही कर देता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ने हमें बोला कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का क्या मतलब है, सिंपल बताऊं, ईएमआई। अगर कंज्यूमर को कमोडिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है उधार पे, ईएमआई आपने सुना होगा, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जो बहुत ही सिंपल सी इंस्टॉलमेंट होती है। कहने का मतलब क्या है सर, आजकल 20 लाख 22 लाख की कार भी लोग बहुत आसानी से परचेज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे परचेज कर लेते हैं सर, ईएमआई के ऊपर, या क्रेडिट फैसिलिटी इतनी सही अवेलेबल होती है तो आराम से आप लोग उस कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं, दैट इज द कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, अब मैं कह रहा हूं अगर कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी मतलब कंज्यूमर को बैंक बहुत आसानी से लोन दे देता है, कार खरीदनी है आसानी से लोन मिल जाएगा, बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट होगी, तो वो क्या करेंगे, कमोडिटी की डिमांड को ऑटोमेटिक सी बात है इंक्रीज कर देंगे, है या नहीं है। अगर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी बहुत आसानी से और बहुत सिंपली अवेलेबल हो जाती है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए और बहुत ही सिंपल ईएमआई पे, बहुत छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हो जाती है, दैट मींस क्या हो जाता है, वो डिमांड ज्यादा है। उन्होंने कहा सर हम कोई सा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, क्यों, क्योंकि डिमांड आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कमोडिटी खरीदने के लिए एक ऑप्शन या सोर्स अवेलेबल है। ओके, वेयर एज अगर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी ना मिले, मतलब इंस्टॉलमेंट तो बन रही है लेकिन बहुत ज्यादा इंस्टॉलमेंट बन रही है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कह रही है या फिर बैंक्स ने कहा कि हम जल्दी से लोन ही नहीं दे रहे हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सर कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं, वो लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे यार की तो बड़ी ज्यादा महंगी पड़ रही है और बैंक्स हमें लोन प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं। इसी वजह से हमने क्या कहा कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, जो कंज्यूमर को उधार लेने की जो फैसिलिटी मिलती है, अगर वो अच्छी है, वो कंज्यूमर के फेवर में है, तो वो कंज्यूमर कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा, वेयरएज अगर उसके फेवर में नहीं है तो वो कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर देगा। अगेन ये भी एक फैक्टर बन गया, क्योंकि इसमें चेंज आने की वजह से भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब आता है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्या कंट्री की पॉपुलेशन के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है? हमने कहा बिल्कुल, जितनी ज्यादा कंट्री की पॉपुलेशन होती है उतनी ज्यादा कमोडिटी की डिमांड भी लोग ज्यादा करते हैं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड। तो सिंपल आता है कि सर जहां जहां जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे हम कहते हैं चाइना है, इंडिया है, इंडिया चाइना इनकी मार्केट को हम लोग हॉटेस्ट मार्केट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सर यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप अगर कोई सा भी प्रोडक्ट बेचने के लिए खड़े हो जाओ, कोई सा भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो सर, कुछ समय के बाद उसकी सेल होने लग जाएगी इंडिया में, भले थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, भले एक महीने बाद हो चाहे एक महीने बाद हो चाहे 1-2 महीने के बाद हो, लेकिन सर सेल उसकी पक्का होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उसने कहा जिन कंट्रीज की सर पॉपुलेशन ज्यादा होती है उन कंट्री की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, उस कंट्री में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, और जिन कंट्रीज में सर पॉपुलेशन कम होती है उन कंट्रीज में सर कमोडिटी की डिमांड भी बहुत कम
होती है। जैसे आप लेस पॉपुलेटेड कंट्री की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, इन कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो इन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है, इसी वजह से वहां पे कमोडिटी की डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कुछ पॉइंट्स, जो हमने 6 पॉइंट्स देखे हैं, जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि सर इन सारे पॉइंट्स में अगर चेंज आता है तो डिमांड में भी साथ साथ चेंज आता है। आप लोगों को एक बारी को हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस में चेंज आएगा डिमांड में चेंज आएगा। प्राइस बढ़ा डिमांड घट गई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है। दूसरा हमने देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर में हमने देखे 2 पार्ट में डिवाइड करके, एक को बोला नॉर्मल गुड्स, दूसरे को बोला हमने इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के लिए उसने क्या कहा, अगर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को हम लोग नॉर्मली रिड्यूस कर देते हैं। वेयर एज अगर इंफीरियर गुड्स की अगर इनकम हमारी डिक्रीज होती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। वेयर एज नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हो जाता है, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, इनकम घटी डिमांड भी हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें देखा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, वेयर एज टी का प्राइस घटता है तो कॉफी की डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा था अगर कार के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग पेट्रोल की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं और वाइस वर्सा, ठीक है। सिमिलरली हमने इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखा हमारा कंज्यूमर टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए टेस्ट जनरेट कर लेगा तो वो कमोडिटी को परचेस करेगा, वेयर एज अगर नहीं जनरेट कर रखा तो वो उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर कंज्यूमर को जो लोन मिलने की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेगा, वेयर एज अगर उसको इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही तो वो क्या कर देगा, उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस कंट्री में कमोडिटी की डिमांड भी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग वहां पे ज्यादा हैं तो वो ज्यादा कमोडिटी परचेस करेंगे। वेयर एज जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है उस कंट्री की डिमांड भी रिड्यूस होती है, उस कंट्री में कमोडिटी की डिमांड भी ज्यादा नहीं होती है। तो ये थे सर हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। मतलब इन पॉइंट्स में चेंज आया था तो सर डिमांड में भी चेंज आया था। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, इसको समझने से पहले जरा हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के लॉज हैं सर। इकोनॉमिक्स में जितने भी आपको लॉ नजर आएंगे, जितने भी आप पूरे, अभी हम आगे काफी सारे चैप्टर्स हैं, जितने भी इसमें लॉ नजर आएंगे सारे के सारे लॉज में सर कुछ ना कुछ एजम्पशन होते ही होते हैं। एजम्पशन मतलब क्या होता है, जिसने लॉ बनाया वो ये कहना चाहता है कि सर देखो, यदि अगर आप चाहते हो मेरा लॉ एप्लीकेबल हो जाए, मेरा लॉ पास हो जाए, मेरा लॉ कंडीशन के साथ सेटिस्फैक्टरी रहे, तो आपको कुछ बातें मेरी माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी ये बातें मानोगे तभी जाके हमारा लॉ पास हो पाएगा या लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा, अदरवाइज सर लॉ हमारा फेल हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी धीरे धीरे करके मैं इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देखो, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। इसके बारे में अभी बात करते हैं, पहले जरा और बातें कर लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises। बहुत सिंपल सी भाषा में उसने ये बोला। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि सर जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस हो जाना चाहिए, ये लॉ कह रहा है। वेयर एज अगर किसी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस होता है तो उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ जाना चाहिए। उसने कहा सर लॉ मेरा ये कहता है। लॉ ने ये बोला कि सिंपल है, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी कमोडिटी का तो डिमांड घट जानी चाहिए, लॉ ने ये बोला। और अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे, रिड्यूस होंगे तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए, ये लॉ ने हमें बताया। लेकिन एक चीज जो हमने, ये तो सर इसमें लिखा हुआ है, लॉ का तो हमें समझ में आएगी बात, बट इसने एक लिखी हुई अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। इसको पहले हम लोग बोलते क्या है, यह है हमारा सेट्रस पेरिबस ऑर्डर। सेट्रस पेरिबस ऑर्डर ये क्या होता है, पहले हम ये अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल की बात कर लें। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल तो ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल का मतलब है क्या?
ठीक है, हम कहना ये चाहते हैं कि सर कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, जितने भी आपने फैक्टर्स पढ़े थे, उन सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये उसका एजम्पशन भी है। मैंने बताया था ना अभी, लॉ बनाने वाला कहता है कि देखो अगर आप चाहते हो कि मेरा लॉ पास हो जाए, मेरा लॉ एप्लीकेबल हो जाए कंडीशन को, दैट मींस आपको कुछ चीजें मेरी माननी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूं। उसने बात अपनी कह दी जो हमें उसकी माननी पड़ेगी। हमें एज्यूम करना पड़ता है क्या कि सारे के सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो आपके सेम रहने चाहिए। अभी हमने ये बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। तो उसने कहा कि सब प्राइस में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने भी प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे कांस्टेंट होने चाहिए, अदरवाइज सर लॉ पास नहीं हो पाएगा, लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। सपोज कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, जैसे ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, थोड़ा विजुअलाइज भी करते चलिएगा, समझिएगा। जैसे ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड सामने बैठा हुआ था। लॉ ऑफ डिमांड ने कहा अच्छा प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जानी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड ने तो कहा जी ऐसा होना चाहिए, बट अचानक से कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई। प्राइस बढ़ रहा कमोडिटी का, तो लॉ ऑफ डिमांड सोच रहा था अच्छा इस कमोडिटी के महंगा हो गया तो लोग अब इसे कम खरीदेंगे, लेकिन हुआ क्या, अचानक से प्राइस तो बढ़ा, लोगों की इनकम भी बढ़ गई। जैसे ही ऐसा हुआ लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। देखो लोगों ने तो अपना काम कर लिया, पर लॉ कह रहा है मैं तो फेल हो गया, लॉ तो हमारा एप्लीकेबल हो ही नहीं पाया। लॉ ने जो कहा था वो बात, लॉ ने तो ये बात कही थी हमारी, लेकिन सर लॉ तो हमारा एप्लीकेबल हो ही नहीं पाया। जैसे ही प्राइस बढ़ा और अगर इनकम भी बढ़ा देता हूं मैं कंज्यूमर की, तो लोग डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे। अगेन लॉ हमारा फेल हो गया सर, लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इसी वजह से जिसने भी पर्सन ने हमारा लॉ बनाया उस पर्सन ने एक चीज बोल दी, लॉ जो बनाया गया उसमें यह समझा दिया गया कि सारी की सारी चीजें इक्वल रहने चाहिए। इसको हमने बोला सेट्रस पेरिबस ऑर्डर, मतलब प्राइजेस के अलावा आप कोई भी आइटम को, कोई भी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स का मतलब है यहां पे और फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी? जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और डिमांड डिक्रीज होगी कब? जब कमोडिटी का प्राइसेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये है हमारा, क्या है हमारा, ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ ना आपने एजम्पशंस भी पढ़ लिए, एजम्पशंस भी लर्न हो गए एक तरीके से। क्या मैंने आपको क्या बोला, इनकम के प्राइस के अलावा, कमोडिटी के प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। तो आप पता है क्या लिखोगे, देयर शुड बी, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, क्या लिखोगे? देयर शुड बी नो चेंज इन दी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सर इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ओके। देयर शुड बी नो चेंज इन दी टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट और प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या हो जाता है, जैसे अगर मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेके चलूं, अब किसी पर्सन ने किसी कमोडिटी के लिए टेस्ट जनरेट कर रखा है, अब वो पता है क्या कहेगा, प्राइसेस बढ़ रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे थे और उसने उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए टेस्ट जनरेट कर रखा, मैं तो यही कमोडिटी खरीदूंगा, तो वो डिमांड उसकी बढ़ा देगा। ठीक है, ओके। और उसके अलावा कमोडिटी के जो रिलेटेड कमोडिटी है उनके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कंट्री की पॉपुलेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, लोगों की इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज जो आएगा वो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हमने एजम्पशंस भी लर्न कर लिए। सिंपल सी बात है, जितने फैक्टर्स पढ़े ना प्राइस के अलावा सबके आगे नो लगा देना, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। चलिए अब जरा हम इसी को लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें, ग्राफ की फॉर्म में समझें कि ग्राफ की फॉर्म में कैसे बनेगा। देखिए मैं सिंपली आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं। आप लोगों ने मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, एक होता था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसी के बेसिस पे चले, कुछ नया नहीं करेंगे हम लोग। ये वाली एक्सिस के लिए हमने इसको नाम दे दिया प्राइस। यहां पे सर कमोडिटी के प्राइसेस नोट करे जाएंगे, यहां पे हमने इसको नाम दे दिया क्वांटिटी डिमांडेड।
ठीक है, ये हो गया सर ओरिजिन। ओके अच्छा देखो, समझने के लिए हमें अब ऑब्वियस ही बात है, हर चीज के लिए एक बेस तो बनाना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको एक बेंचमार्क या एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक ओरिजिनल बनाएंगे। ओरिजिनल में मैं क्या बना रहा हूं, सिंपल है, मैं अपनी तरफ से रैंडमली ले रहा हूं, आप भी ले सकते हैं ऐसे। कमोडिटी का प्राइस अगर मैं ये कह देता हूं सर, सपोज कमोडिटी का प्राइस इतना है, पीओ बोल दिया मैंने उसे, तो डिमांड मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, रैंडमली ले लिया इतना। अब देखो इतना तो नहीं लोगे ना, और ना ही इतना ले लोगे, तो लगभग मैंने बीच में एक अमाउंट ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया है सिंपली, ठीक है। अब मैंने कहा इसको ज्वाइन कर देते हैं फिर हम लोग। तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया। मैं थोड़ा रफ हैंड से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग इसे पेंसिल से स्केल से बनाएंगे तो आराम से सही बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, पीओ से P1 ले ले, P1 हो गया। जैसे ही प्राइसेस इसके बढ़ गए तो डिमांड हमारी रिड्यूस होगी, बिल्कुल सर, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है। तो जो रिडक्शन होगा मैं कौन सी तरफ दिखाऊं, ये वाली तरफ या फिर QO से ये वाली तरफ? QO से सर लेफ्ट वाली तरफ दिखाएंगे क्योंकि रिडक्शन यही है। तो हमने कह दिया कि सर डिमांड रिड्यूस होके इतनी हो गई है। चलिए तो सर इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी सर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए इतना यहां पे ले लीजिए, ये भी हमारा ज्वाइंट हो गया साथ साथ, ठीक है। जैसे ही प्राइस अब पीओ से P2 हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, जैसे ही रिड्यूस हुआ सर उसकी डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई है। ये मैंने रैंडम फिगर्स ले रखे हैं, ठीक है, एक रैंडमली मैं ऐसी अपनी मर्जी से फिगर ले रहा हूं। बस मैं समझाना ये चाहता हूं कि जो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में समझना चाहें तो वो ये समझने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही हमने डिमांड भी रिड्यूस कर दी है। तो सबसे पहले ओरिजिनल बनाया मैंने। देखो पता है क्या, ग्राफ बनाना कभी डिफिकल्ट नहीं होगा, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर डेफिनेशन अच्छे से आती है। अगर आपने डेफिनेशन या उस पॉइंट को, मीनिंग को, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा तो बहुत आराम से बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, दोबारा से समझते हैं। जैसे ही प्राइस पीओ था तो मैंने कहा डिमांड, हमने कहा क्यूओ है सर, एक ओरिजिनल बना लिया। इस ओरिजिनल के बेसिस पे ही तो मैं कंपेयर करूंगा ना। फिर मैंने कहा जैसे ही प्राइस पीओ से P1 हुआ, मतलब प्राइस बढ़ गया, तो आपने कहा डिमांड रिड्यूस होगी, तो क्यूओ से Q1 डिमांड हो गई। जैसे ही प्राइस P2 से, सॉरी पीओ से P2 हो गया तो डिमांड इसकी QO से Q2 हो गई है। ये हमारा बनता है लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर हम एक काम कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। इन पॉइंट्स को जोड़ते ही हमारा डिमांड का कर्व भी बन जाता है। ये हमारा बन जाता है डिमांड कर्व, जिसे हम लोग बोलते हैं DD। ये नॉर्मली थोड़ा इस तरीके से बनना चाहिए, ये इस तरीके से मेरा थोड़ा ऐसे बन गया है, बट ये आप लोग अगर ढंग से लाइन से इसको स्केल से बनाएंगे तो ये प्रॉपर्ली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये होता है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इस फिगर को एक्सप्लेन कैसे करा जाता है देखते हैं। एट प्राइस अगर मैं कह रहा हूं, एट प्राइस ओपीओ मतलब या जीरो, ओपी जीरो, यहां से यहां पे जब प्राइस था तो हमने कहा सर डिमांड कितनी थी, आपने कहा क्यूओ थी, डिमांड थी क्यूओ। अब जैसे ही प्राइस बढ़ गया, फ्रॉम व्हेन, बट नाउ व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज फ्रॉम पीओ ओपी या फिर पीओ टू P1, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ पीओ से लेके P1 पे, तो डिमांड ने क्या करा, डिमांड रिड्यूस हो गई। कहां से, QO से Q1 तक, ठीक है। वेयर एज जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुआ, कहां से रिड्यूस हुआ सर, PO से P2 पे हो गया, PO से P2 हो गया प्राइस, जैसे ही वैसे ही उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। QO से Q2 कमोडिटी की डिमांड हो जाती है। यह है हमारा लॉ ऑफ डिमांड और इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एक चीज कॉमन देखी हो, मैं PO QO ये बात कर रहा हूं, कंपेयर में हमेशा इसी के साथ कर रहा हूं। कहने का मतलब है PO से बढ़ गया तो P1, PO से घट गया तो P2, सिमिलरली QO से बढ़ गया तो
Q2 QO से घट गया तो Q1। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। यहां जाके हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का लेक्चर जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है सर आज का लेक्चर कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें मैं आपको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बताऊंगा। उसके अलावा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कुछ हमारे और भी पॉइंट्स है जैसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, उसके अलावा इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व, स्केड्यूल, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सके। और हम लोग सर इसकी वजह से ये भी होगा कि मुझे भी और एनकरेजमेंट मिलेगा मैं, ताकि आप लोगों के लिए और भी इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आज के टॉपिक में आपको पसंद आया है उस चीज को सर आज कमेंट जरूर करना, और अगर कोई बात पसंद नहीं आई है तो उसको भी कमेंट करना, ताकि बी माई क्रिटिक्स, ताकि मैं क्या कर सकूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस को ले लूंगा, अगर आप क्वेश्चंस कुछ आपको डाउट लगता है तो आप वहां पे भी मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है मनीष शानू SHANU3। ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके वहां पे डाउट्स भी ले लूंगा, पर्सनली भी डाउट मैं आपके ले लूंगा, वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, टाटा।